बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का है जो कि अभी हाल ही में 2023-24 सत्र में आयोजित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर 6 के हैं, चाहे आपका बीए हो या आप बीएससी में हो या फिर आप बीएससी एजी से हो या आप बीकॉम में हो या आप बीबीए में हो, आप सबका जो अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है जो कि OMR सीट पर आयोजित होगा। तो इस प्रश्न पत्र में लगभग 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 100 से प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। बने रहेगा हमारे साथ सभी लोग। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि वह व्यक्ति जो इमारतों और सड़कों के लिए रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थर खोदता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ध्यान रखेंगे खदान कर्मी कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर खनिक दिया गया था दूसरा ऑप्शन, या रेड इंजनों की एक जाति, या दोनों बी और सी। तो ये तीनों ऑप्शन गलत थे। यहाँ पर इसको खदान कर्मी कहते हैं, क्वेरी मैन कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्तित्व क्या है? केवल शारीरिक रूप रंग एवं बनावट, या फिर जिस तरह से एक व्यक्ति कपड़े पहनता है? ऑप्शन सी था लक्षण, व्यवहार और विशेषताओं का एक संयोजन जो किसी भी व्यक्ति को प्रभाषित करता है, या डी ऑप्शन दिया था सोशल मीडिया की उपस्थिति। तो व्यक्तित्व का उदाहरण क्या होगा? ऑप्शन सी लक्षण, व्यवहार और विशेषताओं का एक संयोजन जो किसी भी व्यक्ति को प्रभाषित करता है, यही व्यक्तित्व का लक्षण कहलाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि व्यक्तिगत संवरने से क्या तात्पर्य है? व्यक्तिगत यानी कि आप अपने आप संवर रहे हैं, सज रहे हैं, तो इसका क्या तात्पर्य होगा? तो इसका तात्पर्य है प्रदर्शित रूप रंग संबंधित स्वच्छता और साज सज्जा की आदतें। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे व्यक्तिगत सौंदर्य का उदाहरण है? अच्छे व्यक्तिगत सौंदर्य का उदाहरण पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि सिलवटदार और गंदे कपड़े पहनना, बिखरे बाल और बिखरे नाखून होना। सी दिया गया कि अच्छी स्वच्छता आदतें अपनाना, साफ और अच्छी तरह से फिट कपड़े पहनना और सुथरा दिखना। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छी स्वच्छता आदतें अपनाना, साफ और सुथरा दिखना। यही आपका चौथे प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि व्यक्तिगत सौंदर्य में शारीरिक भाषा का क्या भूमिका है? तो इसमें जो शारीरिक भाषा का भूमिका पूछा गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान देंगे पहला ऑप्शन है कि इसका व्यक्तिगत सौंदर्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत सौंदर्य में शारीरिक भाषा का जो भूमिका है वह यह है कि यह आत्मविश्वास और खुलेपन को व्यक्त करके एक अच्छी सुंदरता का पूर्वक हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, छठवां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य क्या है? साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य क्या है? पहला दिया गया कि लिखित उत्तर को याद करना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है कि कंपनी और स्थिति को समझना और प्रासंगिक क्रियाओं को तैयार करना। ऑप्शन सी इसमें दिया गया कि असंबंधित कौशल दिखाना, या ऑप्शन डी है आपका कि देर से पहुंचना और मिट छाप छोड़ना। ठीक है, तो साक्षात्कार का जो उद्देश्य है वो है कंपनी और स्थिति को समझना और प्रासंगिक प्रतिक्रियाएं तैयार करना, यही साक्षात्कार का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सातवां प्रश्न आपका है कि आप सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है उत्तर का अभ्यास करने से बचकर, या फिर ऑप्शन बी दिया गया है कि रिग्रेट से प्रतिक्रिया का पूर्वाभ्यास करके, या अपनी ताकत कमजोरी अनुभव को उपलब्धियों को समझकर, या कंपनी पर शोध ना करके। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि सीक्रेट प्रतिक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करके आप सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, आठवां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि समूह चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया गया था
कि दृढ़ और सम्मानजनक होना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि रचनात्मक प्रतिक्रिया दिए बिना दूसरों के विचारों की आलोचना करना। ऑप्शन सी है कि सहयोग को प्रोत्साहित करना, या फिर हर राय में सहमत होना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सामूहिक चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए? आपको हर राय को सहमत नहीं होना चाहिए, जो उचित है उसी पर आपको हामी भरनी चाहिए। एग्रीइंग विथ एवरी ओपनिंग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बॉडी लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज अ बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण में से पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है केवल मौखिक संप्रेषण। क्या केवल मौखिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन ओनली बॉडी लैंग्वेज को इंडिकेट करता है? या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू द गेस्टर्स, फेशियल्स एंड एक्सप्रेशंस एंड पोस्च्योर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इशारों, चेहरे के भाव और मुद्रा के माध्यम से गैर मौखिक संचार, ये बॉडी लैंग्वेज को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न था कि मुस्कुराने से बातचीत पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है? जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर आप मुस्कुराकर किसी से बात कर रहे हैं तो सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो पहला है कि इसका बातचीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मुस्कुराने से कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में सही होगा। एक मैत्रीपूर्ण और स्वागत योग्य माहौल बन जाता है जब आप किसी से मुस्कुरा कर के बात करते हैं। ओके, ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप सबके लिए लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप सबका फ़र्ज़ है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, संचार में सीधे नज़र मिलाकर संप्रेषण करने का क्या अर्थ है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें दिया गया है कि वैराग्य या शर्मीलापन, धोखा या आत्मविश्वास, ईमानदारी और सावधानी। जब आप संचार में सीधे नज़र मिलाकर संप्रेषण करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी ईमानदारी और आपकी सावधानी वहाँ पर दिखती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है कि संचार प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो संचार प्रक्रिया का यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन होगा कि व्यक्तियों या समूहों के बीच जानकारी और विचारों को संप्रेषित करना, यही संचार प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? गैर मौखिक यानी बिना बोले, इनमें से बताना है। पहला है फ़ोन पर बात करना, तो ये आप तो बिल्कुल बोल करके बात करेंगे। हाथों से इशारे करके उपयोग करना, ईमेल भेजना या पत्र लिखना। ठीक है, तो इनमें गैर मौखिक जो हो जाएगा वो हाथ के इशारे का उपयोग करना, ये आपका क्या हो जाएगा? गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, संचार में अस्पष्टता का क्या महत्व होता है? संचार में अस्पष्टता का क्या महत्व होता है? पहला है कि यह गलतफहमी को बढ़ावा देता है। तो संचार में अस्पष्टता का महत्व गलतफहमी से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कि यह समझ को सीमित करता है। ऑप्शन सी है यह समझ को बढ़ाता है और भ्रम को कम करता है। तो संचार में अस्पष्टता का जो माहौल है या महत्व है वह आप में समझ बढ़ाता है और भ्रम कम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्रिय श्रवण क्या है? सक्रिय श्रवण क्या है? बिना ध्यान दिए ध्वनि सुनना, या ऑप्शन बी है कि सुनते समय प्रतिक्रिया तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर ऑप्शन सी है कि वक्ता पर पूरा ध्यान देना, संदेश को समझना और प्रतिक्रिया देना। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप सक्रिय श्रवण में आएंगे तो यानी कि किसी भी चीज़ को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, तो वक्ता को आप पूरी तरह से सुनेंगे, संदेश को समझेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि संचार में अस्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है संचार में अस्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यह भ्रम और गलतफहमी को बढ़ावा देता है। तो क्या यह सत्य है? दूसरा है यह संदेश में जटिलता और प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी आपका है कि यह समझ को सीमित करता है, और डी दिया गया है कि यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संदेश प्राप्तकर्ता को बिना किसी अस्पष्टता के समझ में आया है या नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर आपका होगा 16 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17,
जिसमें पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार की बाधा है, लिखित संचार की बाधा कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है कि स्पष्टता एवं संक्षिप्त, दूसरा है व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियां, सक्रिय श्रवण या गैर मौखिक संकेत। तो इनमें से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर, ये लिखित संचार की बाधा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मौखिक संचार का उदाहरण, मौखिक संचार का उदाहरण में से कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे किसी से आमने सामने जब आप बात करेंगे तो उसको मौखिक संचार कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा दोस्तों। पूछा गया है कि बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप क्यों महत्वपूर्ण है। मेकअप हटाना, अगर आप सोने जा रहे हैं, सोने के पहले अगर आपने मेकअप कर रखा है तो हटाना क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए बताइए भाई। तो मेकअप करके तो कोई सोता नहीं है। सुबह का समय, पहला ऑप्शन कह रहा है कि सुबह का समय सुबह समय बचाने के लिए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सुबह का समय बचाने के लिए आप मेकअप नहीं पहले से धो लेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है कि त्वचा को सांस लेने देने के जो छिद्र हैं उनको बंद होने के बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। आप बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप हटा लेते हैं इसलिए क्योंकि त्वचा के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो बंद ना हो, उनसे आपकी सांसें जो हैं, त्वचा की जो सांसें हैं वो चलती रहें। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जटिल कारक का निर्धारक माना जाता है। तो इनमें ऑप्शन दिया गया लिंग, आँख का रंग, रक्त का प्रकार, तो ये सभी नहीं होंगे। ऑप्शन डी में सही हो जाएगा, पारिवारिक पालन पोषण एवं अनुवांशिकी, ये जो संबंधित है किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा व्यक्तिगत कारक के निर्धारक से। ऑप्शन डी में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें जो कि पूछा गया है दोस्तों कि बायोडाटा का उद्देश्य क्या है। बायोडाटा का उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत शौक एवं रुचियों की सूची बनाना, या किसी विशिष्ट नौकरी या कैरियर की शुरुआत करना, या ऑप्शन नंबर सी है कि प्रासंगिक जानकारी शामिल करना, या फॉर्मेटिंग और संरचना को सुरक्षित करना। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का कि किसी विशिष्ट नौकरी या कैरियर के अवसर के लिए प्रासंगिक कौशल, योग्यता और अनुभव प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, यही बायोडाटा का उद्देश्य है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 22, सामूहिक चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए। एक ग्रुप डिस्कशन मस्ट एविडेंस, यानी कि बेईमानी से, सत्य के साथ, व्यक्तिगत गौरव के साथ, या तर्क के साथ। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा तर्क रहित। तर्क रहित सामूहिक चर्चा जो आगे बढ़ानी चाहिए वो तर्क रहित बढ़ानी चाहिए। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि सामूहिक चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए। तेजी से बोलना, प्रश्न पूछना, बोलने वाले तथ्य या स्पष्टता के साथ बोलना। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, तेजी से बोलना। सामूहिक चर्चा में इन सबसे बचना चाहिए, तो तेजी से बोलने से बचना चाहिए। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है कि सामूहिक चर्चा में हमें होना चाहिए, तो यहाँ पर है कि व्यक्ति परक होना चाहिए, या फिर हावी, या फिर मुख्य, या अज्ञानी। तो ध्यान रखेंगे इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाए, हमें क्या होना चाहिए, हमें मुखर होना चाहिए। सामूहिक चर्चा के दौरान हमें मुखर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। दोस्तों आगे का पेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं और नेक्स्ट पेज से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। 28 नंबर प्रश्न है कि सीबी की शुरुआत में आवेदक का जो सारांश है वो किसके रूप में कार्य करता है। प्रस्तावना के रूप में, उद्देश्य के विवरण के रूप में, सार के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि सिफारिश पत्र के रूप में। तो ध्यान रखेंगे सीबी की शुरुआत में जो आवेदक का सारांश है वो सार के रूप में प्रयोग करते हैं, सार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बायोडाटा में किसका उल्लेख होता है। बायोडाटा में किसका उल्लेख होता है, तो ध्यान रखेंगे 29 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। बायोडाटा में हम पता, आयु, राष्ट्रीयता ये सभी मेंशन करते हैं। ऑप्शन डी में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें है कि सामूहिक चर्चा उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करती है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है कि निर्दिष्ट विषय पर दूसरों के बातचीत करने की जो सामूहिक चर्चा होती है वो उम्मीदवार के किसी निर्दिष्ट विषय पर दूसरे से बातचीत करने के लिए होती है।
या फिर दूसरों को नियंत्रित करने के लिए, या दूसरों की बहस करने के लिए, दूसरों को नेतृत्व करने के लिए। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरों का नेतृत्व करने के लिए सामूहिक चर्चा, यानी कि सामूहिक चर्चा उम्मीदवार की दूसरों का नेतृत्व करने की क्षमता का आकलन करती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लीड अदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा में प्रकट नहीं होता है। तो यहाँ पर संदर्भ, पता, नाम या कैरियर लक्ष्य ये दिया गया है। तो इनमें से हम कैरियर लक्ष्य नहीं निर्धारित करते हैं अपने बायोडाटा में, हम कैरियर लक्ष्य के बारे में नहीं बताते हैं। बाकी संदर्भ, नाम, पता ये देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा गया है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, और चलिए इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के बायां भाग में क्या नियंत्रित होता है। तो इसमें जो नियंत्रित होता है वो तर्क और तार्किकता, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आवेदन पत्र क्या होता है। आवेदन पत्र पूछा गया क्या है। आवेदन पत्र एक प्रस्तावना है, या आपके कार्य के उद्देश्य का विवरण है, या आपकी योग्यताओं के अनुभव का सारांश, या ऑप्शन डी कह रहा है कि आपकी गुण, शक्ति या नौकरी के लिए उपयुक्त विवरण। तो इनमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आवेदन पत्र क्या है, आपकी मुख्य शक्तियां और आपके नौकरी के लिए जो उपयुक्त विवरण है वो दिए जाना। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है कि साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में गैर मौखिक संचार में क्या सम्मिलित है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो सम्मिलित है वो चेहरे के भाव, हाव भाव और शारीरिक भाषा के माध्यम से संचार करना, यही संचार, ये साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में जो गैर मौखिक संचार है वो ये है कि जो साक्षात्कार होगा वो आपके देखेगा, आपका हाव भाव देखेगा, आपके चेहरे का भाव देखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा, शारीरिक भाषा देखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया है कि प्रभावी साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में आत्म जागरूकता का अर्थ है। आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है कि अपने विचारों, भावनाओं और पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहना, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा ए वाला, ठीक है। कि जो प्रभावी साक्षात्कार कौशल हैं इनमें जो आत्म जागरूकता का अर्थ होता है वो अपने विचार, अपनी भावनाओं का पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत होना कहलाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि साक्षात्कार के दौरान चिंतनशील प्रश्नोत्तरी का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है कि साक्षात्कारदाता को भ्रमित करना, साक्षात्कारदाता के उनके विचारों और भावनाओं को और अधिक जानने में मदद करना, या सी है साक्षात्कारदाता के बिना किसी सोच विचार के अपनी भाषाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, साक्षात्कारदाता को बिना किसी सोच विचार के अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना, ये कहलाता है साक्षात्कार के दौरान चिंतनशील प्रश्नोत्तरी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सहानुभूति में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है कि साक्षात्कारदाता की भावनाओं पर विचार किए बिना अपनी राय व्यक्त करना। ऑप्शन बी है कि साक्षात्कारदाता की भावनाओं को नज़रअंदाज करना, या साक्षात्कारदाता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना और साझा करना। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में जो सहानुभूति है उसमें शामिल है साक्षात्कारदाता की भावना और दृष्टिकोण को समझना और साझा करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया है कि एक साक्षात्कार में पुष्टि का क्या महत्व है। तो एक साक्षात्कार में जो पुष्टि का महत्व है उसको कहते हैं साक्षात्कारकर्ता के विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना और मान्यता देना। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 46 में कि साक्षात्कार कौशल में उचित स्वर और भाषा का जो मूलभूत पहलू है वो क्या है। तो पहले ऑप्शन यहाँ पर है आपके साक्षात्कारकर्ता के संदर्भ, संस्कृति और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप भाषा और सहेज को अपनाना। ठीक है, ये पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि औपचारिक भाषा और लहजे का सख्ती से पालन करना।
तो इनमें से ऑप्शन ए आपका सही होगा। साक्षात्कार कौशल में उचित स्वर और भाषा का जो मूलभूत पहलू है वो है साक्षात्कारकर्ता के संदर्भ, संस्कृति और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप भाषा और लहजे को अपनाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित दस्तावेजों में सबसे जो सुविस्तृत कौन सा होता है। तो सीवी, जिसे कैरिकुलम विटाए कहते हैं, या फिर रिज्यूमे, बायोडाटा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीवी। सीवी जो है उसमें वह सबसे सुविस्तृत होता है अपने दस्तावेज को देने के लिए। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया है कि बायोडाटा में सामान्यतः कुल कितने संपर्कों के संदर्भ रेफरी के रूप में दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 2। बायोडाटा में सामान्यतः कुल मिलाकर के 2 संपर्क हैं, वो 2 संपर्क संदर्भ रेफरी के रूप में दिए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिस जॉब के लिए आप इच्छुक हैं उसकी प्रकृति के अनुसार विशिष्ट रूप से सुसंगत बनाया जाता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे सीबी आपका सही उत्तर होगा। सीबी तैयार किया जाता है जिस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं वहाँ पर आपको देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिज्यूमे का हिस्सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि धार्मिक स्पर्शता, रोजगार का इतिहास, संपर्क जानकारी या शिक्षा। तो इनमें से रोजगार का इतिहास, संपर्क जानकारी और शिक्षा ये तीनों दिया जाता है, लेकिन इनमें से दोस्तों जो आपका धार्मिक स्पर्शता है ये नहीं मेंशन किया जाता है सीवी में। तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें पूछा गया है कि आप अपने 2 भाषाओं के ज्ञान रूपी कौशल और रिज्यूमे में किस अनुभाग में शामिल करेंगे। तो पहला है संपर्क, शिक्षा, रोजगार का इतिहास या अतिरिक्त जानकारी। तो अगर आपके पास 2 भाषा है, आपके पास अतिरिक्त 2 भाषा है, तो उसको आप अतिरिक्त जानकारी रिज्यूम में अपने अतिरिक्त जानकारी वाले सेक्शन में मेंशन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है रिज्यूम। रिज्यूम शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिज्यूम किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, बायोडाटा भाषा का शब्द है। जो बायोडाटा है ये किस भाषा का शब्द है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बायोडाटा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है करिकुलम विटाए, जिसे सीबी कहते हैं, ठीक है। तो करिकुलम विटाए किस भाषा से उत्पन्न शब्द है, तो अब ध्यान रखेंगे ये लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। लतीना से कैरिकुलम विटाए शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे कहते हैं सीबी, या फिर आप हिंदी में कहेंगे तो करिकुलम विटाए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें है कि साक्षात्कार में खुले छोर प्रश्न वाले प्रश्नों की क्या भूमिका होती है। तो इनकी जो भूमिका होती है वो होती है साक्षात्कार देने वाले से विस्तृत एवं अभिव्यक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अपने को सोशल मीडिया के रूप में नहीं चिन्हित करता है। तो फेसबुक, ट्विटर या फिर लिंक्डइन या विकिपीडिया। तो यहाँ पर जो लिंक्डइन है इसका प्रयोग सोशल मीडिया के रूप में नहीं चिन्हित करते हैं, बाकी फेसबुक, ट्विटर और विकिपीडिया तो सोशल मीडिया के अंग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें पूछा गया है कि अधोलिखित वाक्यों पर आप विचार कीजिए, ठीक है। क्या पूछा गया है कि जो अधोलिखित वाक्य हैं उन पर आपको विचार करना है। पहला दिया गया है कि सोशल मीडिया उस समय किसी को उत्तर देना जब आप गुस्से में हो एक अच्छी चीज़ है। ऑप्शन दूसरा दिया गया है कि किसी दूसरे व्यक्ति की तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये दोनों कथन आपके गलत हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा, बोथ आर फॉल्स। आपको ना ही किसी और की फ़ोटो अपने सोशल प्रोफाइल पे लगाना चाहिए और ना ही सोशल मीडिया पर आप किसी भी को गुस्से से उत्तर दें। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें है कि एक समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है। तो इनमें से
सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है भावात्मक स्थिरता। ये सामूहिक चर्चा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये आपके अंदर होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें पूछा गया है कि अधोलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि एक समूह चर्चा के दौरान आक्रामक हो जाना एक अच्छी आदत है। दूसरा है कि एक समूह चर्चा में शांत एवं तार्किक बने रहना। चलिए उत्तर दीजिएगा। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला तो है कि एक सामूहिक चर्चा के दौरान आक्रामक हो जाना क्या एक अच्छी आदत है, तो बिल्कुल ये आपका रॉन्ग हो जाएगा पहला कथन। दूसरा है कि एक सामूहिक चर्चा में शांत एवं तार्किक बने रहना अच्छा है, तो ये आपका सही कथन है। ठीक है, तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, ओनली 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मृदु कौशल क्या है। तो मृदु कौशल किसके अंतर्गत आता है। पहला है समालोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, टीम वर्क या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी मृदु कौशल के अंतर्गत आते हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें पूछा गया है कि आपके रिज्यूमे में व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में आपके बारे में जानकारी होती है। तो जो रिज्यूमे के व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में जो आपकी जानकारी होती है उसमें क्या दिया जाता है, उसमें नाम एवं संपर्क की जानकारी दिया जाता है, नेम एंड कॉन्टैक्ट। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 जिसमें पूछा गया दोस्तों कि रिज्यूमे के संदर्भ में अधोलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। इसमें आपको विचार करना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए बताइए भाई कि रिज्यूमे के संदर्भ में अधोलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है। पहला आप कथन कह रहा है कि कार्य अनुभव की जानकारी समयबद्ध अनुक्रम में सबसे हाली सबसे पहले ऊपर क्रम में दी जाती है। ठीक है। दूसरा है कि सारांश कथन में सामान्यतः यह जानकारी होती है कि आप उक्त जॉब के लिए कैसे उपयुक्त हैं। तीसरा है कि रिज्यूमे के मृदु कौशल सम्मिलित होते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है। तो इनमें से सभी जो वक्तव्य दिए गए हैं ये सभी अधोलिखित वाक्य जो है वो सही है। पहला और दूसरा तीसरा यहाँ पर तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सभी वक्तव्य जो है वो सही है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित वाक्यों पर आपको विचार करना है। इसमें दिया गया है कि सोशल मीडिया प्रोफेशनल लोगों के लिए निरर्थक है, ये पहला अधोलिखित वाक्य है। दूसरा है कि लिंक्डइन प्रोफाइल केवल प्रोफेशनल लोग ही रखते हैं, या तीसरा है कि विद्यार्थियों को लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनानी चाहिए। तो विद्यार्थियों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर इसका होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा केवल एक, यानी सोशल मीडिया जो प्रोफेशनल लोगों के लिए निरर्थक है। लगभग 50% लोग जो है इसको निरर्थक मानते हैं। ओके, तो इसलिए हम इसको केवल सही मानेंगे। बाकी लिंक्डइन प्रोफाइल केवल प्रोफेशनल लोग रख सकते हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें सही बताना था। तो ऑप्शन ए केवल सत्य है, ओनली 1 इज करेक्ट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें है कि अधोलिखित वाक्यों पर आपको विचार करना है। पहला अधोलिखित वाक्य क्या दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि मृदु कौशल आम कौशल होते हैं। ऑप्शन बी है कि दूसरा दिया गया है अधोलिखित वाक्य, कठोर कौशल केवल किन्हीं विशिष्ट जॉब के लिए निर्धारित कौशल है। तो आपको सही बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आपका है, केवल 2 वाला यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। कठोर कौशल केवल किन्हीं विशिष्ट जॉब के लिए निर्धारित कौशल है, बाकी मृदु कौशल आम कौशल होते हैं, तो ये आम कौशल नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 65, एक साक्षात्कार के दौरान मौन का क्या मतलब है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहला यहाँ पर है कि उपेक्षा, अरुचि, या सी दिया गया साक्षात्कार देने वाले विचार एकत्रित करने के लिए दिए जाना, या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साक्षात्कार देने वाले को अपने विचार एकत्रित करने के लिए दिए जाने वाला अवसर वो मौन कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें पूछा गया है कि एक साक्षात्कार के दौरान क्या होता है कि व्यक्ति को सवाल ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जब आप साक्षात्कार दे रहे हो तो व्यक्ति को सवाल क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि साक्षात्कार लेने वाले को बार बार बाधित करना चाहिए, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है साक्षात्कार देने वाले की भंगिमा की उपेक्षा करनी चाहिए, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो केवल और केवल एक ऑप्शन यही आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो इसमें दिया गया है व्यक्ति को सवाल ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए साक्षात्कारकर्ता के दौरान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा गया है कि साक्षात्कार के दौरान पैराफ्रेजिंग क्या होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पैराफ्रेजिंग क्या होती है, थोड़ा सा दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे सस्पेंस है, तो आप सबको इसका आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें पूछा गया है कि इंटरव्यू के गैर मौखिक संप्रेषण क्या हैं। तो इंटरव्यू के जो गैर मौखिक संप्रेषण हैं उनको कहा जाता है चेहरे के हाव भाव या भंगिमाएं और शारीरिक भाषा, ये इंटरव्यू के गैर मौखिक संप्रेषण कहलाते हैं। सी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जिसमें पूछा गया है कि लिंकडन व्यवहार के बारे में अधोलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है कि हमेशा अपने और अपनी कंपनी के बारे में बात करना, ये लिंक्डइन व्यवहार कहलाता है। या हर उस से जुड़ जाना जो आपको ऐसा अनुरोध भेजे। ये ऑप्शन सी है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में फूल, जानवरों फूल या किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर लगाना। या तो इसमें से जो सही है वो केवल और केवल आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल और केवल इसमें सही है, बाकी सभी ऑप्शन इसके रॉन्ग हो जाएंगे। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि केवल एक ही इसका सही कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया है कि एक अच्छे रिज्यूमे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो एक अच्छे रिज्यूमे का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है उसको क्या कहते हैं। पहला है कि लोगों को इम्प्रेस करना, या अपनी सफलता की कहानी दस्तावेज करना, या लोगों से चालाकी से हेर फेर करके प्रभावित करना, या साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी सफलता की कहानियाँ दस्तावेजित करना एक अच्छे रिज्यूमे का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन 20 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें पूछा गया है कि एक अच्छे संप्रेषण में क्या बाधक है। तो एक अच्छे संप्रेषण में जब शोर होता है तो बाधा करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया है कि शब्दों के बिना संचार का मतलब क्या है। तो शब्दों के बिना जो संचार का मतलब है उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी गैर मौखिक संचार कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें पूछा गया है कि संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो जो संदेश भेजता है उसको सेंडर कहते हैं, यानी प्रेषक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें पूछा गया है कि उद्देश्य का लक्ष्य संगठन के सामान्य हितों के लिए लोगों को एक साथ मिलाकर काम करने के लिए भी प्रेरित करना, ये क्या कहलाता है। तो ये संयोजन कहलाता है, यानी संयोजन उद्देश्य का एक लक्ष्य है जो संगठन के सामान्य हित के लिए लोगों को एक साथ मिलाकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें पूछा गया है कि एक प्रेषक को प्राप्तकर्ता से जोड़ता है। तो एक संचार, इसमें कम्युनिकेशन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो कम्युनिकेशन है, एक कम्युनिकेशन प्रेषक को प्राप्तकर्ता से जोड़ता है। ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो आज की क्लास में लगभग हमने 75 प्रश्नों पर चर्चा किया है। नेक्स्ट क्लास में और जो प्रश्न इसमें 25 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अभी हाल ही में वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर हुआ है, उस पेपर को भी मैं आपको दिखाऊंगा, सॉल्व करा दूंगा, ताकि आप सबको और आसानी रहे। आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे उस पेपर से भी, ठीक है। और इसके पहले जो मैंने मॉडल पेपर आप लोग को दिया था, बहुत सारे प्रश्न मॉडल पेपर से पूछे गए थे लगभग, तो आप लोग उन मॉडल पेपर को भी जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।